नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, प्रवक्ता हिंदी। हमारा भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति सदैव ही विश्व की पथ प्रदर्शक रही है। विदेशों से अनेक ज्ञान पिपासु लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते जाते रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, जो बेल्जियम से तो भारत आए पर वापिस न जा सके और भारत के ही होकर रह गई अंत तक। जी हाँ, फादर कामिल बुल्के, साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक जितना महत्वपूर्ण है उतना भावुक भी है, जिसमें हम फादर बुल्के के बारे में जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस कक्षा में आप क्या कुछ जानने वाले हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय जानेंगे, क्योंकि इन्होंने ही यह पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक लिखा है। इसके बाद आप प्रसंग में कुछ पाठ से संबंधित बात जानेंगे। फिर आप पाठ्यपुस्तक की व्याख्या यानी कि पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नई कविता के कवियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम बड़ा उल्लेखनीय है। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की शिक्षा वहीं पर प्राप्त की तथा बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने स्नातक यानी कि बीए की उपाधि प्राप्त की। एमए करने के लिए इलाहाबाद आ गए। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। कुछ समय के लिए आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे। आगे चलकर ये अपनी भाषा शैली के कारण आगे के तीसरा सप्तक में चुन लिए गए। 1965 में ये दिनमान के उपसंपादक रहे। बाद में बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे। 25 सितंबर 1983 को इनका निधन हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, काव्य संग्रह की, जिसमें मुख्य रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह अंधेरे पर अंधेरा, लड़ाई। नाटक बकरी, बाल साहित्य भों भों खों खों, कल फिर भात आएगा, लाख की नाक, राज बहादुर और रानी रूपमती। लेख संग्रह चर्चे और चरखे। खूंटियों पर टंगे लोग पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। श्री सक्सेना जी गद्य में लेखन के बावजूद कवि के रूप में अधिक जाने जाते हैं। इनके काव्य में नई कविता की तमाम विशेषताएं दिखाई देती हैं। इन्होंने अपने साहित्य में लोक जीवन का बड़ा सहज और स्वाभाविक चित्रण किया है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनके साहित्य में अहम एवं रोमांस, चिंतन एवं व्यंग्य, आस्था एवं कुंठा जैसे एक दूसरे के विपरीत भावों को खुलकर प्रकट होने का मौका मिला है। ये शोषित तथा दलित वर्ग को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, साथ ही परंपरावादियों का विरोध भी करते हैं। लिहाजा इनके साहित्य में कोरा बुद्धिवाद ही नहीं, वन हृदय को छूने वाली कोमल भावनाएं भी हैं। इनका साहित्य जितना रोमांटिक है उतना ही यथार्थवादी, करुणा एवं व्यंग्य इनके साहित्य के सर्वप्रमुख गुण हैं। श्री सक्सेना जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इनका शब्द चयन विषय के अनुरूप है। ग्रामीण अंचल का वर्णन करते समय जहाँ इनकी शब्दावली देशज शब्दों युक्त हो जाती है, वहीं बौद्धिक विषयों या सामान्य शहरी परिवेश के विषयों में शब्दावली तत्सम एवं तद्भव प्रधान रहती है। प्रसाद गुण इनकी भाषा में सर्वत्र व्याप्त है। इनकी अभिव्यक्ति में सहजता तथा स्वाभाविकता है। ये बिंबों के प्रयोग से अपनी भाषा को सजीव बनाने का हमेशा प्रयास करते दिखाई देते हैं। इनका वाक्य विन्यास सरल, सहज तथा रोचक है। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक परिचय के बाद आइए जानते हैं पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय, मानवता, इंसानी, करुणा, दया, दिव्य, अलौकिक, पवित्र, चमक, कांति या तेज, ये अर्थ हैं इस पाठ के नाम के।
लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर बुल्के के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा, ममता और अपनत्व की असीम भावना विद्यमान थी। दिव्य चमक। ये जो आपके स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति की है। क्या आप जानते हैं इसको? जानने का कभी प्रयास करेंगे? जी हाँ, ये व्यक्ति हैं प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी फादर कामिल बुल्के। अब बात करते हैं पाठ के प्रसंग की। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से आकर यहां बस गए थे। उन्हीं से संबंधित है यह पाठ, वाणी में करुणा की दिव्य चमक। इसमें हम फादर के आचार व्यवहार, भारतीय संस्कृति से प्रेम, साधु न होकर भी भावुकता, हिंदी के प्रति प्रेम और फादर की मृत्यु कैसे हुई और बाद में कितने व्यक्ति उनकी शव यात्रा में शामिल हुए, बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन धीरे धीरे हम प्रश्नों का उत्तर देते चलेंगे। जहरबाद, गैंग्रीन एक तरह का जहरीला फोड़ा। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, यातना, कष्ट, दुख, देहरी, दहलीज, पादरी, ईसाई धर्म के सन्यासी, आचार्य या पुरोहित भी आप कह सकते हैं। चोगा, गले से पांव तक का एक लंबा कुर्ता। आतुर, अधीर, उत्सुक, तैयार। साक्षी, गवाह। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास से भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किससे पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देह पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी ढाडी, नीली आंखें, बाहें खोले गले को लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। इस गद्यांश में लेखक ने फादर के निधन पर अफसोस व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों चुना? फादर की मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी, जिसमें इतनी ममता, इतना प्यार इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था। ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना की मौत ईश्वर ने क्यों चुनी? जिनकी भगवान में बड़ी आस्था और विश्वास था, फिर भी उन्हें अंतिम दिनों में घोर कष्टों का सामना करना पड़ा। उनका शरीर लंबा चौड़ा, रंग गोरा, दाढ़ी सफ़ेद और आंखें नीली थी। वे बड़े ही मिलनसार व्यक्ति थे। लेखक का 35 वर्ष से उनके साथ संबंध रहा है, लेकिन आज फादर बुल्के नहीं हैं। उसके बावजूद भी लेखक आज भी उनकी स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। आज भी उसके मन में ऐसा लगता है कि फादर उसके कहीं आसपास है। इस गद्यांश में जो मुख्य बिंदु रहे हैं, लेखक का दुख, एक तरह का आक्रोश भी हो सकता है। फादर की शारीरिक बनावट के बारे में हमने पढ़ा। फादर और लेखक के संबंध कितने पुराने थे और आज भी उन संबंधों में क्या चीज़ें जीवित हैं, वो भी हमने इस चीज़ में जाना। निर्लिप्त, जो लिप्त ना हो, आसक्ति से रहित। गोष्ठी, विचार के लिए बुलाई गई सभा। गंभीर, गहरी, बेबाक राय, खुलकर विचार प्रकट करना। वात्सल्य, छोटों के प्रति प्रेम। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था।
मुझे प्रेमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। इस गद्यांश में लेखक कहता है कि फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है, अर्थात जिस प्रकार उदास या दुखी व्यक्ति को उदास शांत संगीत सुनने से राहत मिलती है, उसी प्रकार की राहत फादर के मिलने पर मिलती थी। उनसे मिलना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, अर्थात उनसे मिलकर सारे कष्ट दुख दूर हो जाते थे, और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरना था। वे खुद कर्मठ थे, तो उन्हें देखकर ऐसे ही भाव मन में पैदा होते थे। प्रेमल के द्वारा लेखक की फादर से भेंट हुई, धीरे धीरे वे उनसे पारिवारिक रिश्तों में बनते चले गए। लेखक कहता है कि वे हमारे हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर विचार रखते थे, बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर खुलकर अपनी राय देते थे, सुझाव देते थे। लेखक यह भी बताता है कि हमारे घरों के किसी भी उत्सव में और संस्कार में वे एक बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीर्वाद देते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए एक देवदारू पेड़ की छाया के समान था। इस गद्यांश के मुख्य बिंदु हैं फादर का स्थान या भूमिका। लबालब पूरी तरह से भरा हुआ, छलकता, उमड़ता। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी तो थे। इस गद्यांश में लेखक यह कहता है कि उसको यह समझ में नहीं आता कि वह फादर की बात कहाँ से प्रारंभ करे। फादर जब भी मिलते थे पूरे उत्साह जोश में होते थे। उनमें प्यार और ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा, अर्थात उनको कभी क्रोध आता ही नहीं था, क्योंकि वे प्यार और ममता के एक मूर्त थे। उन्हें देखकर लेखक के मन में यह जिज्ञासा सदा बनी रही कि फादर बुल्के बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर मन में सन्यासी बनने की इच्छा उनको कैसे हुई, जबकि उनके पास उनका पूरा परिवार था, जिसमें 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता थी और पिता थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस गद्यांश में जो मुख्य बिंदु हैं वो फादर बुल्के का अत्यंत उत्साही होना, कभी क्रोध न करना अर्थात ममता की मूर्त होना, और सन्यासी बनने की इच्छा। जन्मभूमि वह धरा जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, स्मृति, याद, डूब जाना, मगन हो जाना, खो जाना, अभिन्न मित्र, गहरे दोस्त, व्यवसायी, व्यापारी, व्यक्त प्रकट करना। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक पूछता है फादर बुल्के से। मेरा देश तो भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, लेखक ने पूछा। हाँ आती है,
बहुत सुंदर है। मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। इस गद्यांश में लेखक बताता है कि किस प्रकार उसने जो था फादर बुल्के से बात की, और वह कहता है प्राय उनकी बातों में उनसे पूछा करता था कि अपने देश की याद आती है, तो अक्सर यही कहते थे कि अब तो मेरा देश भारत ही है। हाँ, रैम्स चैपल की याद आती है, माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की यादों में डूब जाते थे और माँ के आए हुए पत्रों को अपने मित्र को दिखाया करते थे, डॉक्टर रघुवंश को। उनका पिता और भाइयों के प्रति कोई ज़्यादा प्रेम नहीं था, न लगाव था। पिता एक कारोबारी थे, व्यापारी थे। एक भाई वहीं पर पादरी बन गए और दूसरा भाई वहीं पर काम करता था। उसका अपना परिवार था। एक बहन थी जो जिद्दी और सख्त थी। बस एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते फादर को देखा गया। भारत में बस जाने के बाद वो 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। इस गद्यांश में प्रिय विद्यार्थियों, जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं लेखक और फादर बुल्के का संवाद, फादर का अपनी माँ के प्रति लगाव, फादर के परिवार के बारे में और उनका पारिवारिक स्नेह। हाथ से जाना, प्रभाव से मुक्त। धर्मगुरु, धर्म की शिक्षा देने वाला पादरी, धर्माचार, धर्म का पालन या आचरण। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? जब लेखक ने पूछा तो फादर कहने लगे, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की इसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उसकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। प्रिय विद्यार्थियों, इस गद्यांश में लेखक द्वारा यह पूछने पर आप सब छोड़कर क्यों चले आए, तो वे सरलता से उत्तर देते हैं कि परमपिता परमात्मा की इच्छा थी। प्रभु चाहते होंगे कि मैं यहाँ आऊँ। वे बताते हैं कि माँ ने तो बचपन में ही पहचान लिया था और बता दिया था कि यह लड़का हाथ में नहीं आएगा। और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए जब मैं धर्मगुरु के पास गए और कहा मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की इच्छा का कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की, अर्थात वो बता नहीं पाए कि वो भारत क्यों जाना चाहते हैं। पहले तो फादर बुल्के ने भारत में आकर पादरियों के साथ धर्माचरण की शिक्षा प्राप्त की। इस गद्यांश में प्रिय विद्यार्थी, जो मुख्य बिंदु रहे, भारत आने की इच्छा को फादर बुल्के प्रभु की इच्छा मानते हैं और सन्यास क्यों लिया इसकी वजह वो प्रकट नहीं कर पाए। शोध प्रबंध, रिसर्च करने के बाद लिखी गई पुस्तक। उत्पत्ति, जन्म, रूपांतर, किसी वस्तु या रचना का बदला हुआ रूप,
विभागाध्यक्ष, किसी विभाग के सबसे बड़े आचार्य, कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक कहता है कि फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1950 में उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर अपना शोध कार्य किया। कुछ समय के लिए वे जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। फादर ने अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में किया। बाद में रांची में वे बीमार रहने लगे, इसलिए पटना आ गए और फिर दिल्ली चले आए और 73 वर्ष की उम्र में वो अलविदा कह गए इस जहान को, दुनिया को। इस गद्यांश के जो मुख्य बिंदु हैं वो फादर की शिक्षा से संबंधित हैं। उनका कार्य क्षेत्र क्या था, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धि हासिल की। अकाट्य, जो बात काटी न जा सके, तर्क विचार झुंझलाते खिंच प्रकट करते हुए, उपेक्षा, तिरस्कार, अनदेखी करना, सांत्वना, विश्वास, भरोसा, तसल्ली, जादू भरे, प्रभावशाली, राह, रास्ता या मार्ग। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते थे जरूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। प्रिय विद्यार्थियों, इस गद्यांश में लेखक बताता है हमें कि फादर संकल्प से सन्यासी लगते थे। वे कभी मन से सन्यासी नहीं लगे, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई वैरागी भाव नहीं था कि सन्यासी, जिस प्रकार से सन्यासियों का सांसारिक लोगों से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता, लेकिन इसके विपरीत था स्वभाव फादर बुल्के का, जो संकल्प से तो सन्यासी थे पर मन से नहीं थे, क्योंकि जिससे वह रिश्ता बना लेते थे उस रिश्ते को तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। 10 साल मिलने पर भी अपनत्व की गंध आती थी उनमें से। वे जब भी दिल्ली आते थे, चाहे कैसा भी मौसम हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, उसको झेल कर, खोज कर लेखक के पास जरूर आते थे और उससे मिलते थे, चाहे कुछ पल के लिए ही क्यों न हो। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की हमेशा चिंता लगी रहती थी, जिसके लिए वो हर मंच पर अपना यह दुख प्रकट करते थे कि कब भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बने। परंतु हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी को अनदेखा करते देख उन्हें बहुत दुख होता था, झुंझलाहट होती थी। घर परिवार और निजी दुख के बारे में पूछना उनके स्वभाव का एक विशेष गुण था।
बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सहानुभूति सुनकर राहत मिलती थी। जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई उस समय फादर बुल्के ने उनको जो सांत्वना दी, लेखक को आज भी शांति प्रदान करती है। इसके मुख्य बिंदु हैं सन्यासी होकर सन्यासी न होना, हिंदी के प्रति अगाध प्रेम और दुख में लोगों के साथ होना। ताबूत, शव, मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा, संकरी, पतली, तंग, घनी, गहरी कब्रगाह जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं, अवाक, चुपचाप, करील, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला पौधा, वृत्त, गोले, अपरिचित, अनजान, आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्हें गले नहीं लगाया, जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग। पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, जो भी अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। देह कब्र में उतार दी गई। प्रिय विद्यार्थियों, इस गद्यांश में उस अंतिम यात्रा का वर्णन है जब फादर के शव को कब्रगाह में लाया गया। लेखक बताता है कि उसको इस बात का दुख रहा कि वह बीमार होने के बावजूद भी दिल्ली में आए और उन्हें पता ही नहीं चला। लेखक अंतिम पलों में फादर से गले नहीं मिल सके, इस बात का उन्हें दुख है। जब देखा तो उनका शरीर ताबूत में पड़ा है। मृत अवस्था में भी उनके चेहरे पर शांति विद्यमान थी। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह दिल्ली के कश्मीर गेट के निकलसन कब्रगाह में असंख्य प्रबुद्ध साहित्यकारों की उपस्थिति में फादर को पूरे विधि विधान के साथ कब्र में उतारा गया। इस अवसर पर रेक्टर फादर पास्कल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इसी धरती से ऐसे और रतन पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। इस गद्यांश में जो मुख्य बिंदु हैं, फादर बुल्के की अंतिम यात्रा, कब्रगाह का दृश्य, क्षण, अवसर, पल, समय, स्याही फैलाना, लिखने की व्यर्थ कोशिश या बहुत अधिक, आँच, उष्मा, गर्मी, आजीवन, जीवन भर या पूरा जीवन। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस सन रोने वालों की कमी नहीं थी।
नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक यह कहता है कि इस सन्यासी ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस पल अनेक लोग रो रहे थे, यानी रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात इन बातों में कहा गया है कि इतने व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, जिसका शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, इसलिए उनको गिनना व्यर्थ की बात होगी। इस प्रकार छायादार, फल फूल, गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर मानवता का पाठ पढ़ाने वाला वह फादर प्रकृति में विलीन हो गया। उनकी यादें जीवन भर यश की पवित्र अग्नि की आंच की तरह सबके मन में बनी रहेंगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नतमस्तक है। इस गद्यांश के जो मुख्य बिंदु हैं वो है मार्मिक दृश्य, जो अंत में जब फादर बुल्के के शव को कब्रगाह में दफनाया जाता है उस समय का क्या दृश्य था, इस गद्यांश में उसके बारे में बताया गया है। शोक से परिपूर्ण वातावरण, यानी जो हर व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था उसमें शोक की लहर थी फादर बुल्के के प्रति।